हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सेम टॉपिक स्यूडो फोर्स। सेम जगह से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने प्रॉब्लम को छोड़ा था। हम पढ़ रहे थे स्यूडो फोर्स और डिस्कस कर रहे थे ट्रॉली फ्रेम। इस प्रॉब्लम को हमने पहले ग्राउंड फ्रेम से ऑलरेडी विजुलाइज कर लिया है और अब हम सेम प्रॉब्लम को ट्रॉली फ्रेम से विजुलाइज करेंगे। तो जैसे ही अपना ऑब्जर्वर ट्रॉली के अंदर होगा तो इसके लिए ये जो मास है ये रेस्ट पे हो जाएगा। जब अपना ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में था उस समय ये मास उसको मूविंग इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ अपीयर हो रहा था विद एक्सेलरेशन ए। लेकिन सेम ऑब्जर्वर जब ट्रॉली के अंदर रहेगा तो इस फ्रेम में ये मास इसको रेस्ट पे अपीयर होगा। तो अगर ये मास रेस्ट पे है तो हम कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो, नेट वर्टिकल फोर्स जीरो। तो जो प्रॉब्लम ग्राउंड फ्रेम से सेकंड लॉ से हो रही थी, न्यूटन सेकंड लॉ से, वो सेम प्रॉब्लम अब इस नॉन इनर्शियल फ्रेम से फर्स्ट लॉ की प्रॉब्लम बन गई है, मतलब इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम बन गई है। तो आओ विजुलाइज करते हैं। अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये जो टेंशन है T, इसको यहाँ पे दिखा दिया T, और ये वेट लग रहा है नीचे को mg। तो टेंशन का एक कंपोनेंट हो गया T cos थीटा, एक कंपोनेंट हो गया T sin थीटा। T cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वेट को बैलेंस कर लेगा क्योंकि नेट वर्टिकल फोर्स जीरो है। तो यहाँ पे लिख देते हैं T cos थीटा इज इक्वल टू mg, क्योंकि इसने इस वेट को बैलेंस कर लिया। T cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब ये तो समझ में आ गया कि इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट ने इस वेट को बैलेंस कर लिया। लेकिन ये जो कंपोनेंट T sin थीटा है, अब इसका क्या करें? इसको कौन बैलेंस करेगा? तो यही है रियल क्वेश्चन जिसको हमें एड्रेस करना है। तो अब T sin थीटा मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसमें अब इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है। तो इसीलिए स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्यूडो फोर्स। तो जो T sin थीटा है इसको बैलेंस करेगा स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस ma। अब A क्या है? फ्रेम की एक्सेलरेशन, मास ऑब्जेक्ट का, और ये होती है स्यूडो फोर्स। तो ये है अपना मास ऑब्जेक्ट का, और ये इस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन फ्रेम की A, एक्सेलरेशन A। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगेगी विच इज m, मास ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन फ्रेम की। नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर रही है। ये है एक्सेलरेशन फ्रेम की, ये उसके अगेंस्ट। अब T sin थीटा को ये ma बैलेंस करेगी। तो T sin थीटा को ma बैलेंस कर लेगी। सेम इक्वेशन हमें मिल गई जो लास्ट टाइम हमने ग्राउंड फ्रेम से डिराइव करी थी। तो ओवरऑल क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएंगे, लेकिन अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी। और विजुलाइजेशन देखो कितनी आसान हो गई है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम हो गई है। जैसे लॉज ऑफ मोशन पढ़ाए जाते हैं सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम ही करते हैं। तो ये कितना आसान हो गई है वाली प्रॉब्लम, सिर्फ फ्रेम चेंज करने से ही। इसीलिए जो क्वेश्चन या प्रॉब्लम हम स्यूडो फोर्स से करते हैं वो बिना स्यूडो फोर्स के भी हो सकती हैं। सारी की सारी प्रॉब्लम बिना स्यूडो फोर्स को कंसीडर करे भी हम प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी जो विजुलाइजेशन है वो रिलेटिवली टफ हो सकती है कंपैरेटिवली। लेकिन अगर हम स्यूडो फोर्स से करें, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करें, तो उसकी विजुलाइजेशन भी ईजी हो जाती है, इक्वेशन बनानी भी आसान हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम बन गई और इक्वेशन आसान हो गई। बस सेम काम अब डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो tan थीटा मिल जाएगा, स्क्वायरिंग एडिंग करोगे
तो टेंशन मिल जाएगी। और ये रूट हो जाएगा, और ये अपनी जी इफेक्टिव हो गई। तो सेम रिजल्ट हमने एक ही झटके में ड्राइव कर लिए, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर है स्क्वायर रूट। तो अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे निकाल देते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, अच्छा ये यहाँ पे इसका मोशन भी देखो कितना सिंपल हो गया। ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा यहाँ पे, इस तरीके से। लेकिन अगर इस मोशन को ग्राउंड फ्रेम से देखा जाए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोशन हो जाएगा, हम उसको जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑसिलेट भी कर रहा होगा और ट्रांसलेट भी कर रहा होगा सामने वाले डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उनका कंबाइंड मोशन होगा। तो ग्राउंड फ्रेम से उसको विजुलाइज करना डिफिकल्ट है। लेकिन इस फ्रेम से अगर देखेंगे तो ये मीन पोजीशन बन गई, इसी के अबाउट ही ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। अगर थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्टे करेगा, ये मीन पोजीशन है, अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो यहीं पे ही ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो टाइम पीरियड जो है वो हो जाता है, जिसको यहाँ पे हम लिख देते हैं टी डैश, क्योंकि टी हम ऑलरेडी टेंशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो टी डैश लिख दिया। तो ये होगा L बाय जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने जितने भी इस प्रॉब्लम के डायमेंशन थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। किस एंगल पे यहाँ पे ये स्टे करेगा, रुकेगा, जो मास है वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा वो भी आ जाएगा, थीटा, और कितनी टेंशन प्रोड्यूस होगी वो भी निकाल सकते हैं, और जी इफेक्टिव भी निकल जाएगा और टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। तो हमने सारे इस प्रॉब्लम के सारे जो एस्पेक्ट थे वो कवर कर दिए हैं। तो देखो ये था स्यूडो फोर्स का जो प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम एक्सेलरेशन लेते हैं। सिमिलरली हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी अभी इसके बाद करेंगे कि ये ट्रॉली जो है, या इसको एलिवेटर बोल देंगे, ऊपर को जा रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उस समय भी इफेक्टिव जी जो है वो चेंज हो जाती है। तो आओ देखते हैं कैसे करना है आगे। एक और छोटी सी चीज़ है जो हमें याद रखनी है, इस डायरेक्शन में जी था और इस डायरेक्शन में ए, जब हमने स्यूडो फोर्स कंसीडर करी थी तो बेसिकली एम ए था, एम जी था ये। तो अगर हम खाली एक्सेलरेशन लिखें और ये जी लिखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये जी इफेक्टिव की डायरेक्शन है, जो बिल्कुल इस टेंशन के अगेंस्ट होगी यहाँ पे। तो ये टेंशन थी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जी इफेक्टिव आ जाएगी। तो जी इफेक्टिव की जो डायरेक्शन है ये भी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन जी इफेक्टिव डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों केस में भले ही मैग्नीट्यूड तो सेम आई थी लेकिन डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन रहेगी जी इफेक्टिव की। हाँ जी, तो अब हम सेम प्रॉब्लम वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे। तो ये एलिवेटर है, अब ये ऊपर को जा रही है विद एक्सेलरेशन ए। इसकी जो सीलिंग है या रूफ है इसके साथ एक मास m हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, और ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से O, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब इस प्रॉब्लम को हम इस एलिवेटर के फ्रेम से ही करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एलिवेटर इज मूविंग
एलिवेटर इज मूविंग upward, moving upwards with acceleration a, स्मॉल a, ये है इसके पास एक्सेलरेशन। अब इस केस में टाइम पीरियड ऑफ, अगर हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पे ऑसिलेशन आएगी, उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो फॉर्मूला सेम है, t इज इक्वल टू 2π√L/g इफेक्टिव, बस g इफेक्टिव निकालना है। तो अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये रेस्ट पे रहेगा, तो ऊपर को t लगेगी और नीचे को mg लगेगा, तो ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये T और mg, अगर ये ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो ये दो ही फोर्सेस हैं, T और mg। लेकिन क्योंकि हम प्रॉब्लम को कहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, इस एलिवेटर के अंदर से, तो एलिवेटर के पास एक्सेलरेशन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, स्यूडो फोर्स आएगी, तो ये रियल FBD ये बनेगी, ये मास mg और ये टेंशन T। लेकिन अब इस फ्रेम की एक्सेलरेशन है a, इसके ऑपोजिट इस मास पे फोर्स आएगी, स्यूडो फोर्स F स्यूडो ma। तो ये इस ऑब्जर्वर के लिए ये मास रेस्ट पे है, m इज एट इक्विलिब्रियम, with respect to this observer, दैट्स वाई हम क्या करेंगे इसको अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, 0। इसका मतलब जो ऊपर वाली फोर्स है अपवर्ड फोर्स और जो दोनों डाउनवर्ड फोर्सेस है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो जो टेंशन है वो आ जाएगी A+g। अगर आप मास m जो है वो कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगा, A+g। तो ये T ऊपर को है, mg नीचे को है, ये एडिशनल फोर्स आ गई है जो हमने अप्लाई करी है बिकॉज ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, बिकॉज वी आर डीलिंग विद नॉन इनर्शियल फ्रेम। और इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम एन एक्स्ट्रा फोर्स is introduced to just balance the equation। हमें प्रॉब्लम को इक्विलिब्रियम में बनाना है, इसीलिए तो टोटल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, वर्टिकल फोर्स 0 हो गई, तो ये क्या बन गई, ये बन गई G इफेक्टिव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू mg इफेक्टिव। तो G इफेक्टिव की वैल्यू आ गई है G+A या A+G, जैसे भी लिखो ठीक है। तो जब एलिवेटर ऊपर को जाएगा विद एक्सेलरेशन A तो क्या होगा, तो G बढ़ जाएगी, इफेक्टिव G बढ़ जाएगी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2πL/G इफेक्टिव। G इफेक्टिव क्या है, G+A। सिमिलरली अगर इसी प्रॉब्लम के अंदर, सेम प्रॉब्लम के अंदर अगर हम सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज करें एक्सेलरेशन की, तो सारे जो स्यूडो फोर्स के बाकी दो साइन सेम रहेंगे, स्यूडो फोर्स का साइन रिवर्स हो जाएगा, मतलब उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो इसी केस में अगर हम इस एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड कर देते हैं, जैसे हमने इसको डाउनवर्ड किया एक्सेलरेशन को, अभी भी इस फ्रेम से ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है, ये जो डायरेक्शन है ये घूम जाएगी, क्योंकि फ्रेम की एक्सेलरेशन नीचे को तो स्यूडो फोर्स ऊपर को, बस इतना खेल है। अब स्यूडो फोर्स ma ऊपर को हो गए, बाकी सेम चीज है, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम रहेगा, लेकिन यहां पे इक्वेशन चेंज हो जाएंगी। दोनों ऊपर की जो फोर्सेस है मिलके नीचे वाली फोर्स को बैलेंस करेंगी।
क्योंकि नेट फोर्स क्या है, 0 है, तो T आ जाएगा mg माइनस ए। तो G इफेक्टिव चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया G माइनस ए, और टाइम पीरियड भी चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया G माइनस ए। सिर्फ इतना ही करना है। तो जब एलिवेटर या लिफ्ट ऊपर को जा रहा होगा, G इफेक्टिव प्लस में आ जाती है, जब नीचे को आ रहा होगा माइनस में आ जाती है। इस चीज़ को हमने मेमोराइज भी करना है, याद भी रखना है, और कंसेप्चुअली भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो स्यूडो फोर्स और पेंडुलम के केस में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस जो है वो डिफरेंट टॉपिक पे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।